उन्होंने माज़िरत करते हुए अपने भाई से कहा, सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा, मेरा ख्याल है उसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है। इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर नीचे रखते ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान उसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज़ का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। वो एक लम्हा के लिए दम बखुदरा गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें ये तवक्का नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज़ का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के उस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? उसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो उसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गनती के आदात से वाकिफ़ होगा। और फिर वो नंबर, तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? भी आपने बुलाया था। सालार ने उनको देखते हुए कहा, तुम्हें गनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में उसने उन्हें 100 तक गनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पीठ में बल पड़ने लगे। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ मेरे बाद, तुम उसे डायल करना। उन्होंने रिसीवर इससे लेते हुए कहा। अच्छा। सालार को ये सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सालार ने फ़ौरा रिसीवर उनसे पकड़कर उन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सिर घूमने लगा। वो वाक़ई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने ये बाद देगरे कई नंबर मिलाए और फिर सालार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती कहे बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने उसे गनती नहीं सिखाई। मैंने तो बस कुछ दिन पहले उसे चंद किताबें लाकर दी थीं और कुल एक बार ऐसे ही उसके सामने सूतक गनती पढ़ी थी। उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। उनकी बीवी हका-बेका उसे देखती रहीं। दोनों मियाँ बीवी को ये अंदाज़ा हो गया था कि उनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है और यही वजह थी कि इन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत उसे जल्द ही स्कूल में दाखिल करवा दिया था और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द ही दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप उसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए, तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा। न सिर्फ़ ख़ानदान के लिए, बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी इस है, गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। वो उनकी सबसे चहेती औलाद था और उन्हें उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद उससे अगली क्लास में और उस वक़्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे सालार 8-10 साल की उम्र में जो नैर या सुनैर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था, यही होना था। मैं चाहता हूँ, आप मेरे बेटे को अब पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोशन दें। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी, इतने अबनॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक ईयर ख़त्म कर ले। आप उसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बढ़ा दें, मगर उसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। उनके इसरार पर सालार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए चिंगला-ईज़ किया जाने लगा। शतरंज, डॉट स्पोर्ट्स, गोल्फ, म्यूज़िक, those were the 4 fields in which he was most interested, but this did not mean that he limited himself to only those 4 things था। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था।
अगर किसी में शरीक नहीं होता था, तो उसकी वजह सिर्फ ये होती थी कि वो गेम या स्पोर्ट उसे ज़्यादा होता था, चिलंजंग नहीं लगता था। जवीरिया, प्रोफ़ेसर इम्तिनान के लेक्चर के नोटिस मुझे देना। अमामा ने जुयरिया को मुखातब किया, जो एक किताब खोले बैठी हुई थी। जवीरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी एक नोटबुक उसे थमा दी। अमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी, जो पर ये एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद अचानक उसे जैसे एक ख़्याल आया था। उसने मुड़कर अपने बस्तर पर बैठी हुई इमामा को देखा। है, तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है? उसने इमामा को मुखातब किया। इमामा ने नोटबुक से नज़रें उठाकर उसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब? तुम्हें प्रोफेसर इम्तिनान का लेक्चर भी समझ में नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं। मैंने कब कहा कि बरो पढ़ाते हैं? बस मुझे। उसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जोया ये ने गौर से उसे देखा। तुम आज कल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रहे हैं? डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जो ये ने अपने सामने रखी किताब बंद है करते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब? वो बड़बड़ाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों के गर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात को शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम इस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी। उसने मुदाफियाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नजर नहीं थी तुम्हारी। जवीरिया ने उसका उज्र रद्द करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? जो ये इसकी टाल मिटूल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? अमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली कि टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती। हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती? जवेरिया ने सिर हिलाते हुए कहा। इमामा ने एक गहर सांस लिया। वो अब जच हो रही थी। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज की टेंशन है मुझे। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। इस्जत के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? इस्जत के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तिलाफात तो एक बहुत ही। जवीरिया की बात उसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूं कि कोई मसला नहीं है, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शयीर नहीं की, या जो तुम्हें पता नहीं है? फिर भी तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश क्यों कर रही हो? वो अब खुफा हो रही थी, जो पर यह गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूंगी? मैं सिर्फ उस लिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे उस लिए अपना मसला नहीं बता रहे कि मैं परेशान न हूं। और तो कोई बात नहीं। जो ये कुछ नादिम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर वो किताब खोल ली जिसे वो पहले पढ़ रही थी। काफी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद उसने एक जमाही ली और गर्दन मोड़कर लाशूरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाए उसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर उसकी नजरें नोटबुक पर नहीं थीं। वो सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। उसने गाड़ी नहर के पल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी, फिर डगी से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए उस पल की तरफ बढ़ता रहा। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने उसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट उतार कर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में उसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में उसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमायां था। उस वक्त उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। उसकी उम्र 19 में साल होगी, मगर उसके कद वो कामत और हुलिये ने इसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सुरा पानी में गायब हो गया, तो उसने रस्सी का दूसरा सिर अबूरी के मुना पर लपेट कर
सख्ती से गरहें लगानी शुरू कर दें और उस वक्त तक लगातार रहा जब तक को आयल खत्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा। सरा वापस खींचकर उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने पैरों के गर्दरसी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और ग्रह लगा दी। अब उस 3 फुट के टुकड़े के सरे पर बड़ी महारत के साथ उसने 2 फंदे बनाए। फिर अचक कर पल की मंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर किस दिया। उसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से उसे किस दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पष्ट के बल खुद को मंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ उसका सर पानी से टकराया और कम तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लड़का हुआ था कि उसके बाजू पष्ट पर बंधे हुए थे और कमर तक का धड़ पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वो जिन यकीनन उसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि बोरी उसके साथ नीचे नहीं आई। वो इसी तरह लटक गया। उसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सिर जाते ही उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और उसमें मौजूद मिट्टी उसकी आंखों में छने लगी। उसने आंखें बंद कर लें। उसके फीफड़े अब जैसे फटने लगे थे। उसने यकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मना और नाक से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बड़ी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर ना वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और न ही अपने जिस्म को उठा सकता था। इसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने उसे पल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए उस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हल रही थी। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। उसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पल पर खड़े लोग खौफ के आलम में उस बेजान वजूद को देख रहे थे। पल पर मौजूद हुजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकित था। सिर्फ पानी उसे हरकत दे रहा था, किसी पंडुलम की तरह। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। और मामा, जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सोट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। अमामा ने कुदरे हैरानी से उसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबा ने उसी तेज रफ्तारी के साथ स्त्री का पलक निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है? मुझे कहीं नहीं जाना। तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है, मैं कहीं नहीं जा रही। उसने आंखों से बाज वो हटाए बगैर कहा। जैनब भी चल रही है हमारे साथ। पूरा ग्रुप जा रहा है। फिल्म भी देखेंगे वापसी पर। राभा ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। अमामा ने एक लहजा के लिए अपनी आंखों से बाज वो हटाकर उसे देखा। जैनब भी जा रही है? हाँ, जैनब को हम रास्ते से पक करेंगे। अमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डाल होती जा रही हो इमामा। राभा ने कुदरे नाराजी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया है तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूं, उसलिए सोना चाह रही हूं। अमामा ने बाज वो हटाकर उसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जुपर ये भी अंदर आ गई और वो भी उसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही। मगर इमामा की जबान पर एक ही रट थी। नहीं, मुझे सोना है। मैं बहुत थक गई हूं। वो मजबूरन उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली गई। रास्ते से उन्होंने जैनब को उसके घर से पक किया और जैनब को पक करते हुए जुपर यह को याद आया कि उसके बैग के अंदर उसका वॉलेट नहीं है। वो उसे हॉस्टल में ही छोड़ आई थी। वापस हॉस्टल चलते हैं, वहां से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवीरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आए, मगर वहां आकर उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर
ताला लगा हुआ था। मामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि उसे सोना है। जोयर ये ने कहा, हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई। राबुआ ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट इन वाकिफ लड़कियों के कमरों में जाती रहीं, जिनसे उनकी हेलो हाय थी, मगर इमामा का कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई? राबिया को अचानक ख्याल आया, आओ वार्डन से पूछ लेते हैं। जवीरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आए। हाँ, उमामा अभी है, कुछ देर पहले बाहर गई है। वार्डन ने उनकी इंक्वायरी पर बताया, जो पर ये और राबिया एक दूसरे का मन्ना देखने लगे। वो कह रही थी, शाम को आएगी। वार्डन ने उन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आए। ये गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि उसे सोना है, और वो थकी हुई है, और उसकी तबीयत खराब है, और अब इस तरह गायब हो गई है। राबा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कुदरे लेट वापस आए, और जिस वक्त वो वापस आए, उमामा कमरे में मौजूद थी। उसने मुस्कुराते हुए इन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज। उसने उन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शापर्स को देखते हुए कहा। उन दोनों ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शापिर जुर्क कर उसे देखने लगे। तुम कहाँ गई हुई थी? जोयर ये ने उससे पूछा। अमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट लेने वापस आई थी तो तुम यहां नहीं थी। कमरा लाकड़ था। जवीरिया ने उसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब? जवीरिया ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं यहां से जैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को उसे पक करना था, मगर उसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहां से निकल गए हो। फिर मैं वहां से वापस आ गई। बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने। अम्मामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले कहा था कि हमारे साथ चलो, मगर उस वक्त तुमने फौरा इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफों की तरह पीछे चल पड़े। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में। राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शापिर खोलते हुए कहा। मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शापिर खोलते हुए खरीदी हुई चीजें उसे दिखा रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, माँ बाप ने किया रखा था। वो माँ बाप से पूछें। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के या लड़कियां? लड़के बहुत सारे नाम लेते हैं। ज्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? खामोश, डार्डीविल। और लड़कियां, वो भी बहुत से नाम लेती हैं। ज्यादातर किस नाम से पुकारती हैं? ये मैं नहीं बता सकता। IT इज टू पर्सनल। ये बिल्कुल जाती है। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको एक मशूरा दूं? क्या? आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले जानते हैं ना मैं। आपके दाएं तरफ टेबल पर जो सफेद फाइल पड़ी है, इसमें मेरे सारे पार्टिकुलर्स मौजूद हैं। फिर आप वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? साइको अना लस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दुराज इस नौजवान को देखा, जो अपने पीर मुसलसल हिला रहा था। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, और यूं लग रहा था जैसे वो साइको एनालिस्ट के साथ होने वाली उस सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने उसके एहसाब को बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। वो बात करते हुए वक्ता फोक्ता कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा आ रहा था। साइको एनालिस्ट के लिए सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था। उसका IQ लेवल 150 की रेंज में था। वो थर्व आउट आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड रखता है। था वो गालिफ में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था, और वो तीसरी बार खुदकशी की नाकाम कोशिश करने के बाद उसके पास आया था। उसके वालिदैन ही उसे उसके पास लेकर आए थे, और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के चंद बहुत अच्छे खानदानों में से एक से ताल्लुक रखता था। ऐसा खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी।